बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, गल कोई भी जरदा नहीं मैं, बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, गल कोई भी जरदा नहीं मैं, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर टीवी के बार्सिलोना स्टूडियो से प्रोग्राम बार्सिलोना टाइम्स के साथ जैगम सेलवारसी हाजिर खिदमत है। सोशल मीडिया का दौर है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों से गुजरती हैं। पिछले दिनों एक शायर की किताब का टाइटल देखने को मिला, उस पर एक शेर ऐसा था जिसने मुझे इस सोच पे आर्टिकल लिखने पे मजबूर किया कि जो हमारे पाकिस्तानी दियारे गैर में और प्रदेश में बैठे रहते हैं वो किन महरूमी का शिकार होते हैं और उनकी सोच किस तरफ ले जाती है। उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि ये जो शेर जो मैंने मेंशन किया था ये किस कैफियत में लिखा गया है, तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि उन शायर से जब मुलाकात होगी तो मैं उस कैफियत के बारे में पूछूंगा। वो शायर हमारे साथ आज मौजूद हैं, होते डेनमार्क में लेकिन आज बार्सिलोना में आए तो हमारे प्रोग्राम बार्सिलोना टाइम्स का हिस्सा बने हैं। मलक ज़फ़र ऐवान साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का, लाहौर टीवी वालों का और आपके कैमरामैन और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? हाँ, मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे आए। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जो सफ़र यूरोप का शुरू किया था ये कैसे और इसकी वजह पीछे क्या बनी थी? सर मैं तालीम के सिलसिले में आया था, स्वीडन आया था, उधर से मैंने MSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और मेरी स्पेशलाइजेशंस थी इंटरनेट सिस्टम्स। तो वहाँ से मैंने अपनी डिग्री की, उसके बाद फिर मैं डेनमार्क जो है वो मूव हो गया। अच्छा मलक साहब, ऐसे कहते ही हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनका यहाँ पे मुस्तकबिल जो हमारे पाकिस्तान उनका कम होता है, आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहेगा? देखिए, इंसान जहाँ जाता है अपनी तकदीर साथ लेके जाता है, ठीक है। और बाकी ये है कि हाँ मुश्किलात होती हैं, इसलिए कि यहाँ पर एक तो ज़बान, स्पेशली जो यूरोप है ना इधर, अगर आप इंग्लैंड के अलावा बात करें तो यहाँ पर हर एक की अपनी अलहदा से ज़बान है, तो वो आपको सबसे पहले वो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। और उसके बाद फिर और मुश्किलात हैं, जिस तरह के आपको लोग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते कि जिस तरह के आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इज़ बिकॉज ऑफ योर लाइक ब्राउन स्किन एंड ब्लैक हेयर। तो बस ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें, आप अपने इरादे में मजबूत रहें, तो एक दिन अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है। मलक ज़फ़र ऐवान साहब की 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, एक इन्होंने पंजाबी में लिखी और एक उर्दू में। वैसे हम अपने पंजाबी के बारे में ये कहते हैं कि हम आपस में पंजाबी बोलते हुए भी शर्माते हैं, लेकिन उन्होंने एक मुकम्मल किताब लिखी। तो इस किताब लिखने के बाद हमारी जो आवाम है उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा है, स्पेशली कोपेनहेगन में तो लोगों ने बहुत सराहा। और मैं अपनी माँ बोली से मोहब्बत करता हूँ, और बल्कि मेरा एक बेसिकली मेरा अपना ख्याल है कि जो बंदा अपनी माँ बोली से मोहब्बत नहीं करता वो अपनी माँ के साथ मोहब्बत का दावा करने का हकदार नहीं है। तो लोगों ने तो बहुत पसंद किया, और बल्कि जो मेरी अपनी तकरीबन रूनमाई के अंदर जो मैंने बातें की थी वो भी मैंने इसी तरह से अपनी जो है वो पंजाबी ज़बान के बारे में ही की कि किस तरह हमें अपनी ज़बान को प्रमोट करना चाहिए, किस तरह हमें उसके लिए काम करना चाहिए। लोगों ने सराहा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। पंजाबी जो आपने जो किताब लिखी उसमें अगर आप एक शेर हमें सुना दें। ओके, उसमें मैं उसके टाइटल के हवाले से ही सुनाता हूँ। इस तरह के साड़ी बंजर जीवी सदरां दी, साड़ी बंजर जीवी सदरां दी, असां खेती कीती दर्दां दी, साड़ी रूह ते छाले हिजरां दे, साड़ी जिंद वे कैदी मर्जां दी। बहुत खूब। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो मैंने आपका शेर पढ़ा था वो आपकी उर्दू की जो किताब है कि बारात ले आ साजन, उसके पीछे क्या कैफियत थी? परदेश में रहना या ये कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते थे तो आपने वो अपनी सोच को उस शायरी में ले आए? यहाँ पर मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ जैगम भाई, वो मेरी किताब जो थी ना वो आरज़ू सहर के नाम से वो 2004 में आई थी और उन दिनों मैं पाकिस्तान में ही था। तो उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो तब मैं प्रदेश में तो था नहीं, तो अब वो लड़कपन था, थोड़ा सा नई नई जवानी थी। उसके पीछे रीज़न वो यही समझ लें कि वो जवानी का कुछ जवानी की मोहब्बत समझ लें या कुछ भी समझ लें, जो भी था उसमें वो चीज़ें शामिल थी। यानी या फिर जब आप जवानी में आप कदम रखते हैं तो आप रोमानवी शायरी ज़्यादा लिखते हैं और वो चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि आप इश्क व मोहब्बत की बातें ज़्यादा लिखते हैं। लेकिन अगर
आप मेरी अभी ज़ीवी सदरांदी को देखें या फिर अगर आप मेरी उर्दू की अभी वाली शायरी को देखें तो आपको पता चलेगा कि अब मेरे वो जो अनवानात हैं वो बदल चुके हैं। अभी वो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि दिन ब दिन उसमें तब्दीली आती रहती है और बेहतरी आती है। बिल्कुल, यानी ये आप समझ लें कि वो हड बीती से जग बीती के ऊपर बात चली गई है कि अब मैं भूख पे लिखता हूँ, अब मैं मतलब लिखता हूँ जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो मतलब कि जहेज़ के मामलात हैं या जो भी हमारी करप्शन भी। अभी मेरी एक पनामा शरीफ नाम सी नज़म भी थी एक उसमें ज़ीवी सदरांदी के अंदर, और काफ़ी और चीज़ें। ये नहीं मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं मैं कह रहा, लेकिन यह है कि मैं उस तरह के हालात हाज़रा पर भी लिखता हूँ और सारी चीज़ों पे लिखता हूँ। और अभी ये नहीं कि वो जो था कि जो रोमानवी शायरी है वो सारी चीज़ें हैं जो वो अब बहुत कम ही नज़र आती हैं मेरी शायरी में। आप यूरोप में रहते हैं, बहुत से ममालिक में आप सफ़र करते हैं, डेनमार्क ये स्पेन जैसे आप आएँ, तो क्या देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह की शायरी पसंद करते हैं? हाँ, मेरे ख़्याल में जो शायरी, जितना शायरी को इधर मैंने देखा है डिफरेंट जगहों पे, मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर यहाँ पर जो फ़नी पोइट्री है ना उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या हालात उनके ऐसे हैं? पढ़े लिखे होने से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ मेरा ख्याल है ज़्यादा इस बात से है कि लोग यहाँ पर मज़दूरी करते हैं और लंबी शिफ्ट्स होती हैं, आपको भी पता है। तो और फिर आपको परेशानियाँ भी होती हैं पीछे, अपने वतन से दूर, प्यारों से सबसे दूर। तो वो हंसने का बहाना ढूंढ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि वो उनको इतनी तकलीफ़ें होती हैं, उनको कोई एक टाइम चाहिए जिसमें वो रिलैक्स कर सकें, हंस सकें, वो जिसको वो अच्छी तरह से टाइम वो कोई एक खुशगवार तरीके से स्पेंड कर सकें। आप इस तरफ फोकस कर रहे हैं कि तंज़ व मज़ाह पे भी कुछ लिखा जा सके? मैं रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैंने बल्कि ओस्लो के मुशायरे में मैंने उसको पढ़ा भी था और बड़ा अच्छे तरीके से मुझे उसका फ़ीडबैक मिला। उस तरह का कोई अगर आप शेर सुनाना चाहें तो? जी। बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, गल कोई भी जरदा नहीं मैं, बेगम कोलों डरदा नहीं मैं, गल कोई भी जरदा नहीं मैं, जेड़े कम तो रोके मैनू बस फिर वो कम करदा नहीं मैं। ठीक है। अच्छा, ये जो शायर होते हैं जो तंज़ मज़ाह पे लिख रहे होते हैं, ये ज़्यादा उसको बेगम को मौजू बनाते हैं। क्या बेगम इतनी ज़ालिम होती है? ऐसी बात नहीं है, बस लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। जिसको पसंद ज़्यादा किया जाता है उसको, यानी हर एक के दिल के ऊपर ये बात लगती है। कोई ज़ालिम कोई भी नहीं होता, ये जैसा इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि मतलब कि आपके रिलेशन में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, लेकिन यह है कि बस जो लोगों को चीज़ें पसंद हो आपको वो आपको लिखनी पड़ती हैं। और मेरा सिर्फ मज़ाक के अंदर सिर्फ ये नहीं कि मैं उसी मौजू पे लिखता हूँ, मैं और मौजूआत पे भी लिखता हूँ। यूरोप में कौन से शायर हैं जिनको आप देखते हैं कि वो अच्छी शायरी कर रहे हैं यूरोप में रह के? हाँ जी, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं जमशेद मसरूर साहब का जिक्र करूँगा। वो उधर ओस्लो में रहते हैं, उनको पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है और उनको क्या कहते हैं यूएस में यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अवार्ड्स मिले हैं। इंडिया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से अवार्ड मिल चुका है, पाकिस्तान से भी उनको वज़ीर आला से अवार्ड मिल चुका है। यानी और इस अवार्ड्स को साइड पे रख दें तो उनकी शायरी को जब मैं पढ़ता हूँ या उनको कभी मैं बोलते हुए सुनता हूँ तो मुझे उसमें से गालिब की मुझे याद आ जाती है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। अब तक आपकी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? आगे अभी एक मेरी किताब जो पहली ही थी ना उर्दू की, वो उसका मैं दूसरा एडिशन लेके आ रहा हूँ, आरज़ू सहर के नाम से जो थी, जो आपको बताया, जो जिसका आपने शेर का भी जिक्र किया, तो उसका दूसरा एडिशन उसका आ रहा है। और इसके बाद जो तीसरी मेरी पंजाबी की किताब आ रही है, इंशाल्लाह उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरा काम हो गया और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट सम मंथ्स इट विल बी इंशाल्लाह पब्लिश्ड। आपके लिखने का अंदाज़ कैसे है कि ये एक प्रॉपर आमद होती है या आप माशरे को देखते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, कुछ माहौल देखते हैं तो इस हवाले से आप लिखना शुरू करते हैं, या एक स्पेशल आमद का एक टाइम मखसूस है? मेरी इसके बारे में राय थोड़ी मुख्तलिफ है। जो लोग ये समझते हैं कि वो आमद इस तरह से होती है जिस तरह के किसी के ऊपर जिस तरह वो वही नाज़िल होती है, मेरी इस तरह की कोई राय नहीं है। मेरे ख्याल में वो ये है कि आपको जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके तो सबसे पहले जज्बात, फिर आपके सराउंडिंग्स और फिर आपके हालात
वो सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो आपको मजबूर करती हैं, और उसके बाद आपको आपके जहन में या कोई भी एक लाइन आती है, फिर आप उसके ऊपर फर्दर यूज़ करके उसको आप कंप्लीट एज अ गज़ल और उसकी शक्ल में या नज़म की शक्ल में पूरा करते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के जो बड़े शायर हैं, आप क्या कौन से शायर को पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ना जो होता है वो आपकी सोच को ज़्यादा अच्छी तरफ ले जाता है। कौन से शायरों को आप उनकी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं? मुझे फैज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके अलावा परवीन शाकर साहब थी, वो पसंद थी। उनके अलावा मुझे एक वो सागर सिद्दीकी साहब हैं, माशाल्लाह वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अलावा बाकी मैं सबको पढ़ता हूँ, फ़रद बादशाह साहब को भी मैं पढ़ता हूँ, उनको भी मैंने पढ़ा। आजकल क्या देखते हैं कि जो आज के जो शायर हैं, शायरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं जो नाम बना सकें। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि वो उनका तालीम का लेवल या उनके लिखने की सोच या उनके मौजू कुछ ऐसे हैं कि वो उस तरह उनका नाम नहीं बन पा रहा है? देखिए, हर बंदा ज़िंदगी में कोशिश करता है बेहतरी के लिए, तो कोशिश तो हर कोई कर रहा है। मैं इसको किसी की तालीम या किसी इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं करूँगा कि वो उनमें कुछ कमी है। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से है, किसी को जल्द नसीब हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम मिलता है। इंसान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और अल्लाह ताला एक ना एक दिन आपकी सुन लेता है और आपको वो मुकाम मिल जाता है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। नौजवान शायरों की बात करें तो कौन से जो नौजवान शायर हैं अभी पाकिस्तान में जो अच्छा लिख रहे हैं आपकी नज़र में? नौजवान शुरा में मुझे फ़रद बादशाह साहब, अगर आप उनको नौजवान माने तो वो पसंद है। वसी शाह साहब पसंद है मुझे, नौशी गिलानी साहब पसंद है। इन सब को मुझे लगता है कि ये अच्छे शायर। अच्छा, आपका जो लाइन है, शेर लिखते हैं, अदब से आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आप बहुत से ममालिक में घूमते हैं, यहाँ के माशरों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमारे जो माशरे में खामियाँ हैं कैसे दूर हो सकती हैं? आप क्या अपने अल्फाजों में प्रो के कुछ मैसेज देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुराइयां तो एक शायर ख़त्म नहीं कर सकता, बेचारा शायर तो यही है कि उनको अल्फाज, हाँ, वो ये है कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं इसमें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी शायरी का मौजू जो है वो भूख है, करप्शन है और सोसाइटी के अंदर और जो नाहमवारी हैं वो मेरी शायरी का मौजू है, तो हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो कैसे ख़त्म हो उसके लिए नीयत चाहिए, और वो नीयत मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, हुक्मरानों की भी हो सकती है, और हर ज़िम्मेदार शहरी की वो नीयत हो सकती है, और उसकी नीयत के ऊपर सारा डिपेंड करता है। और मेरा ख्याल है हमें एक अपना जो है वो अपनी डायरेक्शन सबको क्लियर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जितना कुछ हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट हर एक को एज अ इंडिविजुअल करना चाहिए। और फिर आप जानते हैं कतरे कतरे से समंदर बनता है, और इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है इंशाल्लाह। आप कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, अपने जो भी आप ख़ास पॉइंट आपके माइंड में वो आप कह दें? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे सुनने वाले हैं वो जिस भी फील्ड में हों, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, उनको अपनी फील्ड को, शायर हैं, अदीब हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, उनको अपनी जो भी वो करना चाह रहे हैं उसको सीरियस लेना चाहिए और उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी देगा। और मेरा ख़ुद भी यही इरादा है कि जिस तरह मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं एक अच्छा शायर बन जाऊँगा, तो उसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे शोरा को पढ़ रहा हूँ, और जितना अच्छा लिखने की कोशिश करूँ वो लिखता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह सब हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और एक दिन इंशाल्लाह ताला हर इंसान को उसका मुकाम मिल जाता है। मलक ज़फ़र अवान साहब डेनमार्क से यहाँ पे आए, इनके एक दोस्त भी हैं जो इनके साथ इस सफ़र में, ताहिर साहब, ये भी शायर हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इनसे भी गपशप हो जाए। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है इस सिलसिले। आपके जो दोस्त हैं वो भी शायर हैं, तो क्या माहौल कुछ ऐसे है कि आपके दोस्त शायर हैं तो आपने भी शायरी शुरू कर दी, या थोड़ा सा अपना बताएंगे कब से आपने शायरी शुरू की? जी, मैं ये बेसिकली समझता हूँ कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई शायर छुपा होता है। तो कुछ लोग जो हैं उस शायर को बाहर ले आते हैं और कुछ उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो मेरे अंदर भी मैं समझता हूँ शायर छुपा हुआ था, और ज़फ़र अवान साहब से मेरी पहली मुलाकात स्वीडन में हुई थी। हम दोनों ने वहाँ से मास्टर्स किया था टेलीकम्युनिकेशंस में, और वहाँ पे ये अपनी पहली साहब किताब थे उस वक़्त, और इनकी एक किताब आ चुकी थी उर्दू की किताब।
तो वो हमें शेर भी सुनाया करते थे। तो पहले भी शेर व शायरी का शौक़ था, तो फिर कुछ और भी वजूहात होती हैं जो आपको शायर बनने में मजबूर कर देती हैं। आप अपना कुछ शेर सुनाना चाहेंगे जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा है? इस बात का लोगों पे असर क्यों नहीं होता, हर कोई फरिश्ता है बशर क्यों नहीं होता, फुरकत का गुज़रता ही नहीं है कोई लम्हा, फुरकत का गुज़रता ही नहीं है कोई लम्हा, कुर्बत का तेरी लम्हा अमर क्यों नहीं होता, सूरज की तरह धूप दिया करते हैं सब लोग, सूरज की तरह धूप दिया करते हैं सब लोग, इस धूप में हर शख्स शजर क्यों नहीं होता, मंजिल पे पहुँच कर भी नहीं मिलती है मंजिल, मंजिल पे पहुँच के भी नहीं मिलती है मंजिल, अब ख़त्म ये जीवन से सफ़र क्यों नहीं होता, हो हिज्र का लम्हा या मोहब्बत का कोई पल, हर बार गुज़र जाए बसर क्यों नहीं होता, क्यों शहर हैं कांटों के पड़ाव में हमारे, क्यों शहर हैं कांटों के पड़ाव में हमारे, एक बार भी फूलों का नगर क्यों नहीं होता, हाँ उससे कई बार किया तर्क ताल्लुक़, हाँ उससे कई बार किया तर्क ताल्लुक़, हर बार ही होता है मगर क्यों नहीं होता, क्या मेरी मोहब्बत में कमी है कोई ताहिर, क्या मेरी मोहब्बत में कमी है कोई ताहिर, जो हाल इधर है वो उधर क्यों नहीं होता। हमारे साथ ताहिर अदील ताहिर साहब भी थे और मलक ज़फ़र अमान साहब ने भी शायरी सुनाई। हम चाहेंगे कि ये और ज़्यादा अच्छा लिखें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हुआ। कैमरा टीम नईर वारसी, मनी वारसी और जैगम सेल वारसी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।